हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुद्वानिया एकेडमी में। तो हम आ गए हैं आज फिर एक नया लेक्चर लेकर के, और यह लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही शुरुआती होने वाला है। जिन दोस्तों को, जिन मित्रों को, जिन बच्चों को लगता है कि मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिल चुकी है ना, उसको रिकवर करने के लिए इस 9th क्लास के वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, आज के थंबनेल में रुद्वानिया एकेडमी के उसी प्यारे से लोगो के साथ में हम शुरुआत करते हैं लर्न, ग्रो एंड सक्सीड अपने स्लोगन के साथ में। यह है बायोलॉजी, विज्ञान विषय में यह बायोलॉजी का टॉपिक है ना। कक्षा 9 का यह टॉपिक है, क्लास 9th का यह टॉपिक है, और ये बहुत ही बेसिक कह सकते हैं। बायोलॉजी की नींव यहीं से रखी जाती है। देखिएगा, पूरा अध्याय आपको आसान भाषा में मिलने वाला है, और यह पार्ट 1 की शुरुआत है। इसमें हम सरल भाषा में पूरा ही चैप्टर आपको समझाएंगे। उसके बाद में परीक्षा में जब पूरा फिनिश हो जाएगा चैप्टर, तो परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है ना, जो कह सकते हैं वैकल्पिक होते हैं, है ना, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्लियर करेंगे। और उसके बाद में आपको ग्रुप में महत्वपूर्ण नोट्स भी मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट PDF भी मिलती रहेंगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए आप संपर्क करें 78 95 17 12 62 से। इस नंबर पे आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं और PDF मांग सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यह जो टॉपिक रहेंगे वह NCERT आधारित सामग्री रहेगी। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, सभी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। यह हमने जो टॉपिक कवर किया हुआ है, यह राजीव प्रकाशन की बुक से इसको आपके लिए एडिट करके अच्छा सा पॉइंट वाइज कन्वर्ट करके लाए हैं। तो चलो समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं एक बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। वह क्या होती है, आप सभी लोग भली भांति उससे परिचित होंगे, जिसे कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से टॉपिक की, और समझते हैं कि कैसे करके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो, तो आगे के कह सकते हैं, जब अगर नींव ही कमजोर होगी, है ना, जो एक बेस ही अगर कमजोर होगा, तो फिर जो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती चली जाती हैं, वह कहीं ना कहीं अपने आप में आगे धराशायी हो जाएगी। मींस आपने जो TGT PGT लेक्चरर का सपना देखा है, उसको पाने के लिए आपको अपना बेसिक नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यह लेक्चर जो है 9th वाले बच्चों के लिए ही भी जरूरी है, और उसके अलावा जितना 9th वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, 2027 जिनका टारगेट है, उनके लिए भी यह उतना ही आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसको। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, सभी लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं सेल, यानी कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इस बात को समझिएगा। एक दृष्टि में इस पूरे में परिचय होगा, इंट्रो होगा, है ना। जीवित जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कोशिका सबसे किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आगे देखिएगा, इंट्रो में अगर हम इसको लेते हैं तो समझिएगा, प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, एक सिंपल सा, साधारण सा, बहुत ही आसान भाषा में एक आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कि ये स्कूल की जो बिल्डिंग है, वह किससे मिलकर के बनी होती है बच्चों, तो वो बनी होती है, बहुत सारे कमरे होते हैं, लैब होती है, ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनसे मिलकर के बनी होती है। और जो
कमरे होते हैं वह किससे मिलकर के बने होते हैं, बताइएगा जल्दी से। वह बने होते हैं बहुत सारी, है ना, दीवालों से मिलकर के, एक लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, है ना, और ऊपर उस पे छत डाल दी जाती है। तो यह सब जो होता है, दीवालें किससे मिलकर के बनी होती हैं, दीवालें बनी होती हैं ब्रिक्स से मिलकर के, ईंटों से मिलकर के। अगर हम इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो सबसे छोटी संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब जो संरचना बन रही है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड ब्रिक्स। वहां पे ब्रिक्स हो जाएगी। बट जब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। ओके, यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, यह सभी जीवन की संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब होता है जिससे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक संरचना बनती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक। अब जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मैंने आपको बताया था जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, है ना। तो क्रियात्मक इकाई सबसे छोटी वह कौन सी इकाई है जिसके अंदर क्रियाएं चलती हैं, तो वह होती है कोशिका, मींस सेल जिसे हम लोग कहते हैं। आगे देखिएगा, जीवन की विविधता के पीछे कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य की विविधता ही निहित होती है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है, इसको हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे और बहुत अच्छे से। ये हमारा मैजिक बॉक्स जो है वो यहाँ से शुरुआत हमने इसको किया हुआ है, इसको आप पॉइंट बनाएंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आया हुआ है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था, है ना, इस बात को यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए, सभी जीवाणु या सभी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं वह निर्मित होती हैं, है ना, कोशिका, कोशिकाजन, है ना, जो इसके कह सकते हैं, जैसे कोशिका हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया जिसको जो है कह सकते हैं, है ना, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं, जिसमें एक केंद्रक भी होता है ना, और उसके जो है केंद्रक के चारों तरफ द्रव जो होता है वह भी एक होता है। उन सबको क्या क्या नाम दिया जाता है, तो देखिएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे कहें, अगर यह एक कोशिका है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, यही लिक्विड आपका कहलाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं राजा बेटा, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म की श्रेणी में इसको रखा जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा आपको। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसको, कोशिका को कंट्रोल करने वाला एक होता है जिसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो इस केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो द्रव पदार्थ होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब समझिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मींस जो कोशिका के अंदर द्रव पदार्थ भरा हुआ है और जो केंद्रक के अंदर द्रव पदार्थ भरा हुआ है, इन दोनों द्रव पदार्थ को जब हम मिला देते हैं तो एक नया शब्द बनता है जो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, मींस जीव द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार जिसको कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसको आप समझिएगा, है ना। आप यहाँ पे 3 वर्ड को सीख रहे हैं, पहला साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। साइटोप्लाज्म जो होता है वह कोशिका के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जब पूरे लिक्विड की, पूरे द्रव पदार्थ की बात की जाती है तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे समझते हैं हम इसमें। कोशिकाएं संरचना तथा
क्रियाओं में मूलतः एक समान होती हैं। उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह लगभग एक जैसा होता है। सभी जीवों के समस्त कार्य उनकी घटक कोशिकाओं की गतिविधियों और अंतर क्रियाओं का परिणाम होती हैं। सभी जीवित कोशिकाएं पूर्व उपलब्ध कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो होती है वो उसका यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले तो आप एक बात को समझिएगा कि 1838 में कोशिका सिद्धांत का जब भी नाम आता है तो आपको यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं जिससे आपको आसानी से और समझा सकें। जैसे 1838 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जिनका नाम था जैकब मैथियास स्लीडेन। मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि मैं इस टॉपिक को आगे भी आपको डिटेल में बताऊंगा, और इसी तरह से तो आपको रिवीजन होगा कि जो भी वीडियो आप लगातार देखेंगे उसमें उन्हीं चीज़ों का जब रिपीटिशन होगा तो आप अपने आप उनके उत्तर देते चले जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ाया था, वहीं से आप उसको हमें अब मेरे साथ साथ बोलेंगे और उसको आप लिखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। देखिएगा, 1838 में जैकब मैथियास स्लीडेन, मैंने आपको बताया हुआ था जैकब मैथियास स्लीडेन, ओके। और 1839 में कौन आए थे? थियोडर श्वानन। ये दोनों ही वैज्ञानिक जो थे इन्होंने मिलकर के ही 1838 में और 1839 में कोशिका सिद्धांत में सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब इसमें जो जैकब मैथियास स्लीडेन थे वह बॉटनिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वह एक सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई से बने होते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया था? कोशिका कहा था उन्होंने। और उसके बाद में जब थियोडर श्वानन आए तो उन्होंने भी सेम बात कही, बट उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को बदल दिया कि जो जंतु होते हैं, है ना, जो पहले थे उन्होंने उसको जो है पादप में कहा था, और जो दूसरे हैं उन्होंने उसको जो है जंतुओं में कहा। और जंतु में कहा तो सेम बात उन्होंने कही कि जो जंतु होते हैं उनका भी सेम जो कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वह क्या होती है? सेल होती है। तो जब दोनों लोगों ने मिलकर के इस बात को सोचा समझा कि प्लांट्स की भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। और एनिमल की भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। तो क्यों ना हम इसको एक शब्द में कहें और कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ओके, तो यहां से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने इसमें ऐड किया, जब आए रुडोल्फ विर्कोव 1855 में। यहां पे आप इनका भी नाम याद रखेंगे, यहां पे आप समझ सकते हैं 1855 में। चलिए, रुडोल्फ विर्कोव ने एक क्वेश्चन उठाया कि आखिरकार आपने ये तो कह दिया है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उनकी क्या होती है? कोशिका होती है, लेकिन यह कोशिका आई कहाँ से? यह एक बिग क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया उन्होंने, और कहा इस बात को आप बताइएगा कि जो कोशिका आप बता रहे हैं वह आई कहाँ से। तो जो थियोडर श्वानन थे, जैकब मैथियास स्लीडेन थे, वह इस बात को सही से जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो उसके लिए जो रुडोल्फ विर्कोव थे उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इसमें डाला, ओमिनस सेलुली ए सेलुला। मीन्स क्या था इसका? ये एक लैटिन लैंग्वेज में पूरा फ्रेज था जिसका अर्थ था ईच एंड एवरी सेल जो होती है उसका फॉर्मेशन जो होता है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। मीन्स एक नवीन कोशिका का उत्पादन, एक नवीन कोशिका का जन्म जो होता है वो किसी पूर्ववर्ती कोशिका से ही
होता है। ओके, तो यह बात को मॉडिफाई किसने किया था? रुडोल्फ विर्कोव ने किया था 1855 में। तो 3 सने आपको याद करके रखनी है। पहली हो गई है 1838, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, 1839 और 1855। क्लियर है ना? तो ये जो इंट्रो था वो आपका कंप्लीट। अभी मैं इन सबको और आपको रिवीजन करा दूंगा थोड़ा सा। चलिए, अब इसको समझ गए होंगे तो थोड़ा सा हम इस तरफ फिर आते हैं और कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज। अब कौन कौन सी जो डिस्कवरी थी उनको कब कब किया गया, यहां से भी क्वेश्चन 9th क्लास में भी या जो भी बायोलॉजी से संबंधित कंपटीशन होती हैं उन सब में यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिएगा यहां पे हम समझते हैं वैज्ञानिक दिया गया है, टेबल देखिएगा बहुत अच्छी सी टेबल बनी हुई है, यह पूरी टेबल आपको तैयार हो जानी चाहिए। सबसे फर्स्ट कॉलम में वैज्ञानिक दिए गए हैं, सेकंड में वर्ष दी गई है और उनके कार्य भी दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आ जाते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक अपने आप में ही एक फेमस नाम है। क्यों? क्योंकि जीव विज्ञान की जो एक कह सकते हैं जो इतनी बड़ी दुनिया है उसकी शुरुआत ही किससे होती है? कोशिका से होती है। और कोशिका को डिस्कवर करने वाले, कोशिका को खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक ही थे। उन्होंने कॉर्क सेल में प्लांट से ली हुई कॉर्क ली हुई थी और उस कॉर्क में से कोशिका को सबसे पहले डिस्कवर किया था। कब किया था? तो इन्होंने किया था 1665 में। याद रखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये भी एक दूसरा नाम है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में 1674 में जो है वो जीवित कोशिका की खोज की थी। यहाँ पे दो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एक, अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और अगर क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका, उसने उसमें जीवित लगा दिया है ना, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो वो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर है ना? कब की थी? यह की थी 1674 में। मेरे वीडियो के साथ साथ ही आपको पूरा टॉपिक यहीं का यहीं याद हो जाना चाहिए। मैं इतनी बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इतनी बार आपसे पूछूंगा, आप हर बार मेरे साथ, आप मेरे लेक्चर के साथ में, मेरे वीडियो के साथ में अगर आप रियल में स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे तरीके से करिए। कैसे? आप मेरे साथ साथ बात करिए, आप मेरे साथ साथ बोलिए। मैं लगातार क्वेश्चन पुटअप करता हूं, मैं आपको वहां पे देख नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये एज्यूम करिए कि हाँ सर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आप आंसर जरूर दीजिएगा वीडियो देखते देखते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है रॉबर्ट ब्राउन का। देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रॉबर्ट हुक हैं। दोनों में रॉबर्ट रॉबर्ट भी जुड़ा हुआ है, यहां से भी आप लिंक कर सकते हैं चीजों को। क्यों रॉबर्ट ब्राउन इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने कोशिका को कंट्रोल करने वाला जो एक मुख्य अंग है उसकी खोज की थी। और उम्मीद करते हैं आपने अभी तक बोल दिया होगा, वह क्या होता है? केंद्रक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या होता है वह? केंद्रक होता है। केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस। यह केंद्रक वही कार्य करता है जिस तरह से पूरी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक मस्तिष्क कार्य करता है। अगर मस्तिष्क सही कार्य नहीं कर रहा है ना, तो कोई भी फिजिकली फिट होते हुए भी वह बेकार हो जाता है। ओके, उसी तरह से कोशिका को कंट्रोल करने वाला जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बोलिएगा मेरे साथ, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। बिल्कुल सही, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? अब कॉन्सेप्ट उठता है कि कब की थी उन्होंने, तो यह की थी 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में की थी, मीन्स 1831 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथियास, स्लीडन एवं स्वानन, जो मैंने अभी आपको बता दिया है ऊपर देखिएगा, 1838 और
1839 में। जैकब मैथियास स्लीडेन और दूसरा नाम क्या बताया? थियोडर श्वानन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। रिवीजन चल रहा है ये एक तरह का, मेरे साथ साथ आप रिपीट करिएगा और बोलिएगा। किससे बने होते हैं सभी जीव जंतु? कोशिकाओं से बने होते हैं। और यह कोशिका सिद्धांत में बताया था। किसने बताया था? जैकब मैथियास स्लीडेन ने। और दूसरा नाम बताइएगा, जल्दी बताइएगा, किसने दिया था? यह दिया था थियोडर श्वानन ने। कब दिया था? 1838 में और 1839 में। चलिए आगे देखिएगा। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कोशिका विभाजन की व्याख्या की। कब? 1855 में। किसने की थी? तो ये की थी रुडोल्फ विर्कोव ने की थी। किसने की थी? रुडोल्फ विर्कोव ने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जिसको आप सही कर लेना। और रुडोल्फ विर्कोव, रुडोल्फ विर्कोव ने की थी। चलिए यहां पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। रुडोल्फ विर्कोव ने की थी। कब की थी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1855 में की थी। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। और इन्होंने ही एक इंपॉर्टेंट फ्रेज दिया था, ओमिनिस सेलुली ए सेलुला। क्या दिया था? ओमिनिस सेलुली ए सेलुला। नेक्स्ट देखिएगा। 1839 में थियोडर श्वान बता चुके हैं हम आपको। नॉल एवं रस्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉल एवं रस्का, यह दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था नॉल और दूसरे का नाम था रस्का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, पहली बात तो इस पे डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू स्मॉलेस्ट चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, जैसे बैक्टीरिया हो गए, है ना, इनको नेक्ड आई से जब हम नहीं देख पाते हैं तो इनके लिए लेंस लगा करके, इनकी मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ा करके, और बहुत छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी उस पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्लियर है ना? तो उसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। चलिए ठीक है। माइक्रोस्कोप जो होते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना है, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं माइक्रोस्कोप। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो यह सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। कौन सा होता है राजा बेटा? यह सिंपल, यानी साधारण माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। रिपीट करिएगा, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीसरी की अगर हम बात करें तो वह कौन सा होता है? वह होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन। चलिए अब यहां पे समझते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रो, एक्चुअल में क्या होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं और इनको जो है लैब वगैरह में यूज किया जाता है। लेकिन लैब वगैरह में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वह होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन से होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। इनको लैब वगैरह में अच्छे से यूज किया जाता है। दूसरी कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उनको नॉल एंड रस्का ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? सबसे मेन बात आती है कब किया था। तो यह किया था
1940 में किया था, 1940 में नॉल एंड रस्का ने इसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है भाई, एक बार फिर कोशिका की खोज तथा कोशिका सिद्धांत देखिएगा, उन्हीं बातों को दोबारा फिर यहाँ पे रिवीजन किया गया है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ठीक है, ये टेबल भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीवधारियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीवधारियों को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको समझिएगा। जैसे जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीवों में जीवों का शरीर किससे बना होता है? वो एक कोशिका से बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट, जीवों की कोशिका ही जीवन के सभी कार्य करती है। अब उनके अंदर एक कोशिका होती है, तो उसी कोशिका में जो जीवन को बनाए रखने के लिए जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वह उसी एक कोशिका के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिका की मृत्यु का जीव पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिलियंस या बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अगर कुछ सेल्स जो होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, अपने समय अंतराल पे डेथ होती रहती है, मृत्यु होती रहती है, और नई कोशिकाओं का वहां पे उद्भव होता रहता है, जन्म होता रहता है, तो उनके ऊपर कोई ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। एक ही कोशिका द्वारा संपूर्ण पहल जीवन क्रियाएं विभाजन दोनों होती हैं, बता चुके हम आपको। जीवन काल अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं, है ना, इनका जीवन काल एक कोशिकीय जीवधारियों की तुलना में अधिक होता है। अगला देखिए, एकमात्र कोशिका जो होती है वो जनन में भाग लेती है। जब हम आपको यही बता चुके हैं कि एक कोशिकीय जीव है, तो जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, मीन श्वसन हो, उत्सर्जन हो, है ना, पाचन हो, या फिर जनन क्रिया हो, सभी उसी कोशिका से ही संभव होंगे। लेकिन जो कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें केवल विशिष्ट कोशिकाएं ही जनन कोशिका में या जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। आगे देखिए उदाहरण, यह आपको याद करने होंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण पूछे जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। नेक्स्ट देखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य हो गया, ठीक है ना, पादप हो गए, कवक हो गए, आदि आदि। तो ये भी आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपके लिए दो प्यारे प्यारे चित्र लेकर के आए हैं, इनसे भी आप अच्छे से फिगर देखिएगा कितने ही अट्रैक्टिव है, इनसे समझिएगा, है ना। यहाँ पे एक प्लांट सेल दिखाई गई है और यहाँ पे एक जंतु कोशिका दिखाई गई है। जो प्लांट सेल है यानी जो वनस्पति कोशिका है ना, यह प्याज की एपिडर्मिस से निर्मित है, और जो जंतु कोशिका है ये मुंह की जो चीक होता है, जो गाल होता है, उसके अंदर की स्किन ले ली जाती है, उससे तैयार की जाती है। तो देखिएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पीछे बताया था वह लगभग समान होता है। जैसे केंद्रक यहाँ पे भी है, तो भाई केंद्रक यहाँ पे भी है। मैंने बता दिया केंद्रक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपना ब्रेन मीन्स मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिएगा, केंद्र का यहाँ पे न्यूक्लियोलस जिसे कहते हैं, यहाँ पे भी है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे इसको। कोशिका द्रव्य, मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी, कोशिका द्रव्य। अब आपको याद हो जाना चाहिए, और अगर याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर एक अच्छा प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है ये। आगे देखिएगा, कोशिका द्रव्य यहाँ पे भी है। तो ठीक है, दोनों कोशिकाओं में जो बेसिक अंतर हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्या है ये संरचना? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये संरचनाएं जो दी गई हैं आपको दिख रही होंगी, यह क्या हैं? तो देखिएगा, यह पत्ती है भाई, है ना, जड़ के रेशे
है ना, त्वचा की परत है और मांसपेशियां हैं, और यह सभी संरचनाएं कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी कोशिकाओं का समूह। मीन्स आगे ऊतक के फॉर्मेशन को भी इन्होंने यहीं से जो कह सकते हैं अगले एपिसोड के लिए क्लियर कर दिया है। तो अब बताइएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर क्या इसमें वीक पॉइंट रह गए हैं, उनको आप फीडबैक में जरूर दीजिएगा। लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार जो है हमसे मिले रहिएगा, और उसके लिए आपको जो है वो रुद्वानिया एकेडमी से जुड़ना पड़ेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और लगातार जो है अपनी तैयारी को एक तीव्र गति से आगे बढ़ाइएगा। ओके, तो कमेंट जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मैं 9th 10th 11th 12th प्लस जो है जो टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल वीडियो होंगे वो सभी क्लासेस के लगातार अपलोड होते रहेंगे। तो जुड़ने के लिए रुद्वानिया एकेडमी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।